टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट का, राइट। इंडियन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज रूरल डेवलपमेंट एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट एज वेल। सो इसको हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम रूरल डेवलपमेंट कहते किस चीज़ को हैं। रूरल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। सो गाँव की डेवलपमेंट करना, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, कैसे डेवलपमेंट होती है, उन एरियाज़ की डेवलपमेंट दैट आर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे रह गए हैं किसी भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो रूरल एरिया किसको बोलते हैं हम? रूरल एरिया व्हेन द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी इंडस्ट्री in the sense that they produce things directly for the first time in cooperation with nature. रूरल एरिया, ये नेचर है, लैंड इज नेचर, राइट। सो नेचर की कोऑपरेशन के साथ जब वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द बुलक्स, राइट। सो जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू नेचर, दैट इज थ्रू लैंड, वो रूरल एरिया का पार्ट होता है हमेशा। तो रूरल डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं? ये वो प्रोसेस है रूरल डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक तो लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करना, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल इंप्रूव करना, लिविंग इन रिलेटिवली आइसोलेटेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। स्केर्सली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है इन जगहों पे, और आइसोलेटेड होते हैं, ये दूर दूर होते हैं सब। ऑल दिस मीन्स दैट फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैव टू बी प्रोवाइडेड विद वेरियस मीन्स। फार्मिंग कम्युनिटीज़ को बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं विच विल हेल्प देम to increase the productivity of grains, vegetables and fruits. So ये grains, vegetables और fruits की productivity को improve कर पाते हैं। This is what is rural development. अब कुछ features हैं, special features and realities of rural communication के क्या features हैं, क्या उसकी realities हैं। Let us understand the rural first. वो क्या कह रहा है? रूरल एरियाज आर सेपरेटली सेटल्ड प्लेसेस। फर्स्ट पॉइंट, सेपरेटली सेटल्ड होते हैं अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज सिटीज़ एंड टाउन्स। बड़े बड़े शहरों से या बड़े बड़े जो कस्बे हैं वहाँ से, उनके इन्फ्लुएंस से दूर रूरल एरियाज, गाँव जो होता है वो सेपरेटली सेटल्ड प्लेसेस होते हैं। सच एरियाज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोर इंटेंसिवली सेटल्ड अर्बन एंड सर्बन एरियाज एंड ऑल्सो फ्रॉम अनसेटल्ड लैंड्स और वाइल्डरनेस सच एज फॉरेस्ट से घिरे होते हैं। ये अलग होते हैं। मोर इंटेंसली सेटल्ड, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं अर्बन में, सब अर्बन में। अर्बन सबअर्बन के एरियाज़ जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन लोग ज़्यादा रहते हैं, फॉरेस्ट से अलग होते हैं ये। रूरल एरियाज कैन हैव एन एग्रीकल्चर करेक्टर होता है इनका। दो, मैनी रूरल एरियाज आर करेक्टराइज्ड बाय एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन या टूरिज्म। प्राइमरीली जो इंडस्ट्री होती है वो इन 5 सेक्टर्स पे बेस्ड होती है गांव में, रूरल एरियाज में। रूरल कम्युनिटी क्या करती है? रूरल कम्युनिटी बोलते किसको हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन करेक्टरिस्टिक और इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर इन अ विलेज होता है, राइट। सो रूरल कम्युनिटी कैसे क्लासीफाई करते हैं हम? एक तो रूरल बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत खुले खुले मकान होते हैं गाँव में। लेस सोशल डिफ्रेंशिएशन, सोशल डिफ्रेंशिएशन नहीं होता इनका, ये एक कम्युनिटी की तरह, एक सोसाइटी की तरह रहते हैं। लेस सोशल एंड स्पेटियल मोबिलिटी, सोसाइटी के कारण सोशल ये मोबिलिटी, स्पेटियल होता है जोग्राफिकल मोबिलिटी, ये नहीं करते, कम होती है इनकी। स्लो रेट ऑफ सोशल चेंज, इनका सोशल चेंज भी स्लो रेट होता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पीपल। जो गाँव के लोग हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर में ही बिलीव करते हैं, वो एग्रीकल्चर ही करते हैं। सो मेन फीचर्स क्या हैं रूरल कम्युनिटी के? विलेज एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। इट्स अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, बेसिक इंस्टीट्यूशन विलेज होती है, गाँव होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ विलेज इज इन्फ्लुएंस कॉन्सिडरेबली बाय द लाइफ ऑफ द विलेज। सो जो भी डेवलपमेंट है विलेज में वो वहाँ की लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इट सेटिस्फाइड ऑलमोस्ट ऑल द नीड्स ऑफ द रूरल। जो भी गाँव के लोग हैं उनकी सबकी नीड्स को ये सेटिस्फाई करती है। कम्युनिटी दे हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स ईच अदर। उनकी सेंस ऑफ यूनिटी है, यानी कि वो इकट्ठे मिलके रहते हैं एक जगह पे, एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि वो मिलजुल के रहते हैं, इकट्ठे मिल के रहते हैं। उनकी
बिलोंगिंगनेस फीलिंग एक है आपस में, कम्युनिटी में, राइट। वो सब एक दूसरे को अपना ही मानते हैं, कम्युनिटी। रिलीजन, फेथ इन रिलीजन एंड यूनिवर्सल पावर इज़ फाउंड इन द लाइफ ऑफ विलेजर्स। तो जो विलेजर्स होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो धर्म में विश्वास करते हैं, रिलीजन में विश्वास करते हैं। एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर होता है विलेजर्स का, विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंस ऑन नेचर। सो नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो, नेचर ही उनको लाइवलीहुड देता है। फार्मर्स वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर। सो जो फार्मर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, जो खेती करते हैं, वो सब लोग विलेजर्स जो हैं वो फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करते हैं, यानी कि जहाँ से उनको रोटी कपड़ा मिलता है वो उसको पूजते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। उनकी ज़िंदगी कैसी है, लाइफ ऑफ रूरल पीपल। सो लाइफस्टाइल, रूरल एरियाज आर डिफरेंट दैन दोज इन अर्बन एरियाज। जो भी लाइफस्टाइल है रूरल एरियाज का वो अलग है अर्बन एरिया से, मेनली बिकॉज लिमिटेड सर्विसेज आर अवेलेबल, बहुत ही लिमिटेड। उनके जो वहाँ पे सर्विसेज हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। जो शहरों में मिलती है ना सर्विसेज, उतनी सर्विसेज रूरल सेक्टर में नहीं मिल पाती। सो इस कारण से उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है दैन शहरों में। गवर्नमेंटल सर्विसेज जैसे लॉ एनफोर्समेंट, स्कूल्स, फायर डिपार्टमेंट्स एंड लाइब्रेरीज अलग हैं, लिमिटेड इन स्कोप हैं या अनअवेलेबल हैं। सो गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज जो भी है ना, जैसे लॉ एनफोर्समेंट के सेक्टर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, फायर डिपार्टमेंट्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, ये सब डिस्टिंक्ट हैं और इनका स्कोप बहुत ही कम है, लिमिटेड इन स्कोप है या ये अनअवेलेबल ही नहीं है। यूटिलिटीज़ जैसे वाटर, सीवर, स्ट्रीट लाइटिंग, गार्बेज कलेक्शन, ये होता ही नहीं है वहाँ पे। सो ये सब यूटिलिटीज़ एब्सेंट रहती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ समटाइम्स एब्सेंट और वेरी लिमिटेड। कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो होता ही नहीं है कुछ गाँव में, जो गाँव शहर से बहुत दूर हैं, मेन रोड से बहुत दूर हैं, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही कम है या होता ही नहीं है। पीपल यूज़ देयर ओन व्हीकल्स यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, या वो थ्रू द यूज़ ऑफ एनिमल्स वो यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स को यूज़ करके वो अब मेन रोड तक या मेन शहर तक। सो एज यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो रूरल लोग हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है। पक्के घर नहीं होते उनके, पक्की छतें नहीं होती, काम करने को नहीं होता, राइट। लेटने को दरवाजे खुद बनाते हैं, स्टोव पे बनाते हैं वो खाना, दे डू नॉट हैव द गैस एंड सच अदर थिंग्स। सो द लाइफ ऑफ रूरल पीपल आर एक्चुअली वेरी वेरी टफ। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। हमने कहा रूरल की डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है, लेकिन क्या करें रूरल डेवलपमेंट में। सो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पीपल। सो इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ, रूरल के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बनी है रूरल डेवलपमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट एम्स एट इम्प्रूविंग दी वेलबींग। जो भी रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं लोग, उनका अच्छाई भलाई के लिए, एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज एरियाज थ्रू कलेक्टिव प्रोसेस। मिलजुल के कुछ भी वो ऐसा काम करें जिससे वो खुद को सेटिस्फाई कर पाएँ, जहाँ वो रह रहे हैं वो वहाँ पे अपने आप को डेवलप कर पाएँ। सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंज अमंग द रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी, गाँव के लोगों में एक वो चेंज लेके आना फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। पहले ये लोग सब ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में रहते थे। ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग क्या होता है? ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग होता है जो पहले जहाँ पे जो अर्स्टवाइल टाइम्स में लोग रहते थे, टू प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करना, इसको प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस। सो प्रोग्रेस के लिए ये चीज़ें रूरल डेवलपमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। हम रूरल डिपार्टमेंट बार बार कह रहे हैं, बट रूरल डेवलपमेंट एक्चुअली किन किन चीज़ों के लिए बना है? मॉडर्न लिविंग हमने देख लिया, डिजिटलाइजेशन हमने देख लिया। क्या सिर्फ मॉडर्न लिविंग और डिजिटलाइजेशन ही रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है या इसमें कुछ और? नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट। हम बार बार कह रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, तो एक्चुअली है क्या? सो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है रूरल डेवलपमेंट विच इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। रूरल में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे और उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ रूरल लोगों की, रूरल जो पुअर पीपल हैं उनकी चेंज होगी।
रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका पर्पस क्या है, इंप्रूविंग द वेलबींग एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरियाज थ्रू कलेक्टिव प्रोसेस। मिलजुल के, ऐसा नहीं है इंडिविजुअली, बट मिलजुल के सब लोग ऐसा काम करें जिससे उनकी वेलबींग हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो एंड लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरियाज के बाहर रहते हो, वो कलेक्टिव प्रोसेस के साथ वो काम करते हो। सो रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, ब्रिंगिंग चेंज, एक अलग से चेंज लेके आना रूरल कम्युनिटी के अंदर फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस, ताकि लोग प्रोग्रेस करें, उसके लिए एक मूवमेंट का काम करती है रूरल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस ने रूरल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस ऑफ चेंज है जिससे एफर्ट्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर यूनाइटेड। जो लोग हैं उनके एफर्ट्स खुद से यूनाइट होते हैं। दोज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ कम्युनिटीज़ इन टू द लाइफ ऑफ नेशन and to enable them to contribute fully to the national program. So यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है रूरल डेवलपमेंट के बारे में? रूरल डेवलपमेंट के बारे में यूनाइटेड नेशन कहता है कि एक प्रोसेस ऑफ चेंज है जिसके एफर्ट से लोगों के इकट्ठे होते हैं लोग, एंड दोज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के एफर्ट्स के कारण उनकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंडीशंस कम्युनिटीज़ की, उनमें जो नेशन को एक लाइफ देती हैं चीज़ें, सो उनमें एक इंटेग्रिटी आती है, वो इकट्ठे होते हैं, कम्यून बनते हैं, जिससे वो अनेबल होते हैं ताकि वो नेशनल प्रोग्राम्स में कंप्लीटली अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाएँ। वीडियो ऑन रूरल डेवलपमेंट, let us now understand what is development. So what do we mean by development in rural areas, और उससे होगा क्या? So development in infrastructure, development in technology, health, education, economy. रूरल डेवलपमेंट के लिए ये सब सेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट फर्स्ट। टू डेवलप द फार्म्स, जो हमारे खेत हैं, उनके घर, पब्लिक सर्विस फैसिलिटीज़ जैसे रोड्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड विलेज कम्युनिटी सर्विसेज, कॉमन स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, राइट, तो विलेज कम्युनिटी, टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स लिविंग कंडीशन। प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रॉप्स, अभी तक बहुत सारे गांव में लोग आज भी हल चलाते हैं, दैट इज़ हाउ दे हार्वेस्ट और सो इन दी सीड्स। बट उससे होता क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली डिक्रीज होती है। उनको करना क्या चाहिए? उनको प्राइमरीली हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HVY सीड्स, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, ट्रैक्टर्स, राइट, एंड इरीगेशन, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरीगेशन सिस्टम, ये सब यूज़ करना चाहिए। और इवन एनिमल्स की लिविंग कंडीशन भी बहुत बुरी होती है कई गाँवों में, राइट। सो उनकी हेल्थ कंडीशंस, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इंप्रूवमेंट इन दी रूरल एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के नाम पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, अगर गांव एक लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ बड़े हॉस्पिटल्स होना ज़रूरी है। इवन द स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं शायद कई विलेजेस में, और कई विलेजेस में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं होता। सो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी और इवन द कॉलेज लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर और इन नियर बाई एरियाज़, राइट। सो रूरल लोगों की हालत कैसे इंप्रूव होगी? हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये पढ़ा था। किसी भी लोगों को, कम्युनिटी को अगर ग्रो करना है तो उनको एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, राइट, इन सब पे पैसा उनके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। सो रूरल में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिट बैठती हैं। टू इम्प्रूव विलेजेस एंड देयर ओन एफर्ट्स, सो जितने भी विलेजेस हैं उनके अपने एफर्ट्स को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। टू इम्प्रूव विलेज कम्युनिकेशन, विलेज में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में विदाउट कम्युनिकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन योर कंप्यूटर और इन योर मोबाइल फोन्स, राइट। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? टू बिल्ड, किस किस चीज़ का बिल्ड करना? इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, पब्लिक सर्विस को बिल्ड करना एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बिल्ड करना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, लाइट, पब्लिक सर्विस में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, राइट, इन सब को बिल्ड करना। कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करना जिससे टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए। इम्प्रूव करना, किस चीज़ को इम्प्रूव करना? हेल्थ को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उनके रहने का,
किस किस का? नॉट इवन द पीपल बट द लिविंग कंडीशंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव्ड. जनरेट, क्या जनरेट करना? मोर एम्प्लॉयमेंट. आज की डेट में अगर हम रूरल की बात करते हैं तो मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसगाइज्ड एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, यानी कि उनका जो एंगेजमेंट लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं है. दे आर डिसगाइज्डली एंगेज्ड. फार्म एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ इंप्रूव करते हैं वो. फार्म क्या होता है? फार्म मतलब जो फार्मर है और जो उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो अपना प्रोड्यूस को रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत ही कम है. वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है. एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, मैक्सिमम विलेजेस में और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है. इवन लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी हर एक विलेज में नहीं होती, राइट. फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, या तो विलेजर्स को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की या वो करते नहीं हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ द क्रॉप्स. प्रॉब्लम्स क्या है रूरल डेवलपमेंट में? सबसे पहले प्रॉब्लम है पीपल रिलेटेड इश्यूज़. कौन कौन से होते हैं पीपल रिलेटेड इश्यूज़? सबसे पहला है पॉवर्टी. सो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक अर्निंग एक्टिविटी भी नहीं है. देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. People are not well educated in rural areas. People are not skillfully developed. There are health disparities between villages and the cities. There may be gender inequality. People migrate from rural areas to the urban areas. Then people may live in social isolations whereby ethnic groups are there, so they don't want to go beyond a particular group. They do not have a proper social services whereby they can go to the child, their children can go to the child care centers or the elder care centers or the mental health support facilities. They may have the land or ownership issues. All this happens because of the poor infrastructure, because of the outdated agricultural practices, because of less governmental support. So these are the factors that are primarily people related and are being faced in detail with the rural people. So they face it daily rather. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं. इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती. देयर में कम ड्रॉट्स, देयर में भी फ्लड्स, रेनफॉल कम होती है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. सॉइल डिग्रेडेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सॉइल इरोजन इज़ द प्रॉब्लम. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. रूरल में रोड्स नहीं है. देन सेल कहाँ करें अपने प्रोड्यूस को? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो जाते हैं, हार्वेस्ट के लॉसेज हो जाते हैं. वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है. मैकेनाइज मीन्स को यूज़ नहीं करते. द लेबर की वेजेस आर मोर, राइट. प्रीवियस वही मैनुअल लेबर ही यूज़ कर रहे हैं. देयर इज़ एन इनकम इनइक्वालिटी. सो ऐसी एग्रीकल्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल एरियाज़ में लोग फेस करते हैं. नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे रोड्स प्रॉपर नहीं है. अगर कहीं पे रोड्स हैं तो वो बहुत छोटी रोड्स हैं. वहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रक्स मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्यूट नहीं हो सकता. देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती जिससे सिवाय एग्रीकल्चर के और कोई काम हो भी नहीं सकता. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है. इवन द फाइनेंस फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल. जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है. अगर आज आप सो इन करते हो क्रॉप्स को तो करीबन 3 महीने या 6 महीने के बाद वो क्रॉप्स आप हार्वेस्ट कर सकते हो, राइट. अगर एक बार रोड बन जाती है उसकी फिर जल्दी जल्दी मेंटेनेंस नहीं होती. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी पुअर इन दी रूरल एरियाज. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ज़्यादा है वहाँ पे बिकॉज एग्रीकल्चर के सिवाय कोई और काम ही नहीं है. लेकिन एग्रीकल्चर में भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट. देन देयर इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. क्योंकि फार्म के साइजेस बहुत छोटे छोटे हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. आउटडेटेड मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं. एक्सेस टू मार्केट्स नहीं है. फाइनेंस फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स बहुत कम है. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही कम डाइवर्सिफाइड हैं. अगर हैं भी तो प्राइमरीली प्राइमरी सेक्टर के ही. हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस है. जो फार्मर्स हैं दे आर हाईली इन डेट.
लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हैं, लोग रूरल से अर्बन में माइग्रेट करते हैं जिससे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती, फार्मिंग प्रैक्टिसेस पुरानी चल रही हैं आज भी, राइट। सो दीज आर दी फैक्टर जिसके कारण आज भी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इन दी रूरल एरियाज़। सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स, जैसे कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी रूरल डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व होती हैं। पावर्टी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जेंडर की इनइक्वालिटी है, वहाँ रूरल एरियाज़ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, illiteracy rate is high, literacy rate is very very low, people are socially isolated, there are few cultural practices that they adopt जिससे progress नहीं हो पाती, जैसे women को बाहर नहीं जाना, right, तो family develop नहीं हो पाती है properly, and such other practices, so जिससे उनकी progress रुकी हुई है, migration हो रही है urban areas में, dependence on traditional methods है, agriculture practices को वो properly adopt नहीं कर पा रहे हैं, राइट। कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो इनइक्वालिटीज़ को और ज़्यादा क्रिएट करती हैं। सो ये सब इश्यूज़ हैं जो सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, सो लीडर्स निकल के आना बहुत ही कम नंबर में आते हैं लीडर्स फ्रॉम द रूरल एरियाज़। इसके साथ साथ जो लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी वहाँ पे लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं ट्रेडिशनल जो हायरार्की वाले स्ट्रक्चर्स होते थे ना, पावर स्ट्रक्चर्स, उन पे कम्युनिटी की एंगेजमेंट्स बहुत कम है, लिमिटेड एक्सेस है ट्रेनिंग के लिए, पोटेंशियल लीडर्स जनरेट ही नहीं हो पाते, जेंडर इम्बैलेंसेस है, बहुत सारे लीडर्स जनरेट ही नहीं हो पाते उस जेंडर इम्बैलेंस के कारण, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो बहुत पुअर हैं, पावर स्ट्रक्चर जो है जिसमें लैंड ओनरशिप जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा पावर दे देते हैं, उसको रिच मानने लग जाते हैं, उसको लीडर मानने लग जाते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ना वो लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आती हैं। नेक्स्ट आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये होती हैं मैनेज करने की प्रॉब्लम्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इम्प्रॉपर फंडिंग होती है, जिस सेक्टर को देना है उस सेक्टर की बजाय किसी और सेक्टर को फंडिंग ज़्यादा दे देते हैं, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम होती है, मॉनिटर प्रॉपरली आप नहीं कर सकते हो, इनएडिक्वेट कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो भी ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपरली कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन बहुत ही पुअर होता है कई जगह तो बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, बिकॉज ये लोग सब कम्युनिकेशन नेटवर्क से दूर होते हैं, ये लोग डिस्टेंट प्लेस पे होते हैं फ्रॉम दी अर्बन एरिया। सो रूरल एरियाज़ में लोग, हमने ऊपर पढ़ा भी है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, कम होती हैं, रोड नेटवर्क कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, सो काम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और एक डिस्कनेक्ट रहता है जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और जो एक्चुअल रियलिटीज़ हैं रूरल कम्युनिटीज़ की। सो उस कारण से कोऑर्डिनेशन कम होने के कारण एक अर्बन सेंट्रिक अप्रोच जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए सबसे बड़ी ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं इन केसेस में जो हमें आ रही हैं रिलेटिंग टू द पीपल इन रूरल्स। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग सबसे बुरी प्रॉब्लम है, लोगों की सोच आज भी पुरानी है, आज भी वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न सोचना नहीं चाहते। टू गिव एन एग्जाम्पल, आज भी गर्ल चाइल्ड को उतनी अच्छा जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, राइट। इवन देर आर रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस दैट हैपन। सो लोगों की सोच आज भी वही पुरानी है, कुछ जगह पे पुअर अंडरस्टैंडिंग, लोग बिकॉज देयर एजुकेशन लेवल्स आर वेरी वेरी लो, सो देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स आर ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। लो लेवल ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, वो डेवलपमेंट के एफर्ट्स को, नई टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पाते हैं। वाई? बिकॉज उनके एफर्ट्स, ये सब लो लेवल ऑफ एजुकेशन है उनका। डिप्राइव्ड साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक ओरिएंटेशन, उनकी जो साइकोलॉजी है ना वो डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड यानी कि वो उस लेवल पे सोच नहीं पाते, उतना अच्छा सोच नहीं पाते हैं, उनकी साइंटिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, दे कैन नॉट थिंक द गुड एंड बेटर पार्ट्स ऑफ एनीथिंग डन। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क लिया नहीं है लाइफ में, सो दे हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पुअर अवेयरनेस, उनकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ही पुअर होती है, दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट दीज। वो ये सोच नहीं पाते कि जो सोशल चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कल्चरल चेंज हो रहा है तो क्या उसका बेनिफिट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों करनी चाहिए, वाई डिजिटलाइजेशन इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ इन दी हैंड्स इन टर्म्स ऑफ मोबाइल, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट। देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ लो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी लो, तो इसलिए वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते डेवलपमेंट एफर्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज़ को।
एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेल्ट नीड्स, वो ये मानते हैं कि ये नीड्स तो ज़रूरी नहीं है, अनफेल्ट, वो सोचते ही नहीं है कि उनको कुछ चीज़ और भी चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए अपनी, वो ये चीज़ें सोचते ही नहीं है. दैट इज़ वाई एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेल्ट नीड्स हैपन. पर्सनल ईगो, एक से दूसरे की ईगो, दूसरे से तीसरे की ईगो, बिकॉज ऑफ दिस ईगोज दे कैनॉट थिंक ऑफ बेटरमेंट. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस भी किया प्रीवियस वीडियो में कि एक्सपेक्टेड अवेयरनेस ही नहीं है उनको. वाई डू दे नीड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वाई डू दे नीड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, वाई डू दे नीड इरीगेशन फैसिलिटीज, व्हाट आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स विद विच दे कैन इंक्रीज देयर इनकम, देयर नॉलेज लेवल्स, देयर स्किल्स, एंड देयर एटीट्यूड इज ऑल नॉट अप टू द मार्क. अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनको किसी ने प्रॉपरली गाइड ही नहीं किया. वाई? बिकॉज इनपुट्स ही नहीं है गाइड करने के लिए. कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, रोड फैसिलिटीज़ नहीं है. हाउ डू दे गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स? इवन इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम आती है कुछ विलेजेस में. पुअर मार्केटिंग फैसिलिटीज़. मंडी, हम कहते हैं ना अपनी मंडी हर जगह है, नो, अब हर जगह नहीं है. बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे प्रोड्यूस लेके किसी भी फार्मर को इन एडवर्स टेम्परेचर्स उनको दूर जाना पड़ता है. सो पुअर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं ही हैं उनमें. इनसफिशिएंट एक्सटेंशन स्टाफ एंड सर्विसेज. सो जो उनका स्टाफ है वो इनसफिशिएंट है, या तो उतना ज़रूरी नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा रखा हुआ है. सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं. मल्टी डायमेंशनल टास्क टू एक्सटेंशन पर्सनल. एक जो बंदा है ना, जो भी एक वहाँ पे काम कर रहा है, वो एक काम नहीं कर रहा, वो स्पेशलाइज काम नहीं कर रहा, उसको मल्टी डायमेंशनल टास्क दिए हुए हैं. He is doing the production process, he is harvesting, he is even selling. He may be good in sowing in the seeds, but he is not good in processing the plant. He is not good in maybe harvesting, he may not be good in selling. सो मल्टी डायमेंशनल टास्क उसको करने ही नहीं देते. सो एक्सटेंशन पर्सनल जो है वो मल्टी डायमेंशनल टास्क करते हैं. स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, उनकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं बहुत ही छोटा साइज़ है. दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट कंसोलिडेटेड. बिकॉज ऑफ दैट स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड एट वन प्लेस, बट द अदर पीस ऑफ लैंड, हिज अदर पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स से मे बी 10 kilometers away, 5 kilometers away. So he cannot purchase the tractor and plow in the tractor in both these land areas. division of land improper है. किसी को कई जगह तो उनको पता ही नहीं है कि उनका डिवीजन है क्या, विच इज़ देयर लैंड, विच इज़ द लैंड ऑफ समवन एल्स. अनविलिंगनेस टू वर्क एंड स्टे इन रूरल एरियाज. जो कुछ पुराने लोग हैं ना, वो लोग आज भी अनविलिंग हैं. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उस गांव से बाहर निकल के उनके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है. सो दे आर स्टिल अनविलिंगनेस टू वर्क. वो लेज़ी हैं कुछ लोग, कुछ फार्मर्स. एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसीलिए आती हैं बिकॉज वो रूरल एरियाज़ में ही रहना चाहते हैं. वो शहर, वहाँ से शहर की तरफ या कहीं और बाहर नहीं जाते. वो ये नहीं देखते कि अगर वो बाहर जाएंगे तो दे हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ देयर फैमिली और 2 members ऑफ देयर फैमिली who are not required in the fields as a farmer can go out of their fields and work in urban areas. Next is infrastructure related problems. We have already discussed them in the previous video. Infrastructure related problem होती है जैसे प्रॉब्लम ऑफ पानी की. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाँव में प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है. ड्रिंकिंग वाटर कई कई जगह तो बहुत ही नीचे है उसके वाटर लेवल्स. सो वहाँ से एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो पाता. इलेक्ट्रिसिटी इज़ a regular problem in villages because few of the villages are at far flung areas and even at areas where reaching electricity or maybe through poles is very very difficult. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है. एक जगह से दूसरी जगह जाना, द रोडवेज आर नॉट सो प्रॉपर. इवन दी मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर नॉट कनेक्टेड थ्रू रेल्स एज वेल. सो बहुत दिक्कत होती है. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कई जगह तो स्कूल्स प्राइमरी लेवल पे भी नहीं है. सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ही नहीं. रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इन फ्यू ऑफ द विलेजेस. सो इस कारण से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है. क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो लोग पढ़ नहीं पाते तो उनको पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन का पर्पज़ क्या है. नॉलेज से वो क्या करेंगे, उनको कोई भी चीज़ की नॉलेज, किसी भी चीज़ की नॉलेज क्या गेन देगी, उनको हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा. अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी आती है, तो वो क्या करें. दैट इज़ दे फेस दी हेल्थ प्रॉब्लम्स. वाई? बिकॉज हॉस्पिटल्स नहीं हैं. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की भी कई जगह तो बहुत ही कमी है. एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर वेरी वेरी लेस. पीपल आर डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड.
हमें लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड, सो डिसगाइजली एम्प्लॉयड है वो। स्टोरेज फैसिलिटीज़, अब एक जो फार्मर है ना वो प्रोड्यूस अगर कर भी लेता है तो वो प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए फ्यूचर में सेल करे, ताकि वो जब उसकी प्राइसेस अच्छी मिले उसको फ्यूचर में स्टोर करने के लिए उसके पास वेयर हाउसेज ही नहीं है। सो स्टोरेज फैसिलिटीज़ अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन केस ऑफ द विलेजेस। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पैसा ही नहीं है उनके पास, मनी अर्निंग सोर्सेज नहीं है, राइट। उनकी अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन है टू अडॉप्ट हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी। उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ, इसीलिए वो लो पेइंग जॉब्स करते हैं। लो पेइंग जॉब्स फ्यूचर में उनको ज़्यादा अर्निंग्स दे नहीं पाते, इसलिए वो उसी लेवल पे रह जाते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो भी काम करना है उसके कॉस्ट ऑफ इनपुट दीज डेज इज़ वेरी वेरी हाई। सो उसके कारण उनके पास पैसा नहीं है, सो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अंडर प्रिविलेज्ड है, आज भी रूरल इंडस्ट्रीज़ उतनी डेवलप नहीं है जितनी इंडस्ट्रीज़ अर्बन में डेवलप हो रही हैं। रूरल एरियाज़ में हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं विच विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट स्लाइड्स, बट आज भी उतनी डेवलप नहीं हो पा रही हैं वो इंडस्ट्रीज जितनी होनी चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ इनपुट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम और द रीज़न फॉर नॉट डेवलपिंग दी रूरल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उनकी सिचुएशन को, द सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द विलेजेस कैन बी इम्प्रूव्ड, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके पास कोई लीडर ही नहीं होता। वो लीडर जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको इम्प्रूव करे। सो लीडरशिप अमंग द हैंड्स ऑफ इनएक्टिव एंड इनकॉम्पिटेंट पीपल। सो लास्ट में रह कौन जाता है, जो इनएक्टिव हैं, जो इनकॉम्पिटेंट हैं, यानी कि जो लोग कॉम्पिटेंट ही नहीं है उसको करने के लिए, सिर्फ वो लोग रह जाते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि दे आर नॉट मच एजुकेटेड नहीं है वो प्रॉपरली, उनकी फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है उनके पास, वो लैक ऑफ स्किल्स है, वो डेवलपमेंट सोच नहीं पाते, दे अंडरस्टैंड देयर मीन्स ओनली। प्राइमरीली ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो हैं जिनके पास कुछ लैंड पावर है, जिनके पास एक्सेस लैंड है और थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है, सो दे बिकम द लीडर्स। बट कोई इनको बनाता नहीं है, सेल्फ मेड लीडर्स बन जाते हैं ये। सो सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ लीडर्स इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी के लोग जो है ना वो उतने एजुकेटेड नहीं होते विलेजेस में। सो जो भी उनको बोलो ये लोग मान लेते हैं। सो लीडर की बात सुनते रहते हैं, मानते रहते हैं, बट लीडर अपना सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। बायस्ड पॉलिटिकल विल हो जाती है इनकी, पॉलिटिक्स इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो पॉलिटिकल विल है वो भी लीडरशिप बायस्ड हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, मेंटेनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो भी करना चाहते हैं उसमें पहले पॉलिटिक्स आ जाती है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इन लोगों को मोटिवेशन ही नहीं होता, इंटरेस्ट ही नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो वेरी लेस इन एनी विलेज, और वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। सो जो उनको मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो कई बार मोटिवेशन नहीं होता उनके लिए काम करने के लिए। अनविलिंगनेस टू वर्क इन विलेजेस, लोग गांव में काम ही नहीं करना चाहते। इवन कुछ टीचर्स, कुछ डॉक्टर्स जो गांव में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो लोग जाते ही नहीं है गांव में, और दे आर अनविलिंग टू गो टू दी विलेजेस। इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, जो भी उनका बजट है ना वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो इम्प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। इम्प्रॉपरली का मतलब है उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना नहीं आता, राइट। जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो उसके लिए नहीं करते, बल्कि नॉन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर भी एक लोन लेता है तो फार्मर लोन का मैक्सिमम कहाँ यूज़ करता है? अपने घर के खर्चों में, शादी में, रादर दैन उसको बिजनेस में, यानी कि फार्मिंग में उसको यूज़ करना चाहिए। अच्छे सीड्स लाने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। सिमिलर वे जो यूटिलाइजेशन ऑफ बजट्स है वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता। नो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड लैक इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग ही नहीं है किसी भी प्रोग्राम की, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या डिलेज़ हैं, रीजंस फॉर दीज डिलेज़। अगर आउटकम नेगेटिव आया तो आउटकम नेगेटिव क्यों आया, व्हाट आर द रीजंस, उसको इम्प्रूव कैसे करें। सो प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रोसेस होना ज़रूरी है, तभी ये बेटर सस्टेन हो पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएंगे। दैट्स इट फॉर दीज प्रॉब्लम्स। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया जो रूरल्स में आती हैं प्राइमरीली। सो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीडरशिप प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट, द माइंडसेट ऑफ द रूरल पीपल। सो वो सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद अब हम फर्दर कर रहे हैं कि रूरल में डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव द रूरल डेवलपमेंट। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट रूरल? हम कहते हैं ना हमारा इंडिया मैक्सिमम रूरल
में बसता है। आज भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन द रूरल एरियाज इंडिया में, राइट। सो अगर जब तक ये 50% पीपल डेवलप नहीं होंगे, जब तक इनकी लाइफ में चेंजेस बेटरमेंट के लिए नहीं आएंगे, तब तक कंट्री में चेंजेस आना बहुत मुश्किल है, राइट। बिकॉज सबसे पहले इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, इनको एजुकेशन चाहिए, इनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, एंड सच अदर प्रॉब्लम्स जो ये लोग फेस करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, लीडरशिप्स की कमी है, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक रूरल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक कंट्री का जीडीपी ग्रोथ एंड अदर डेवलपमेंट्स होना मुश्किल है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस रहेगा। सो रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू चलेंगे तो वही रहेगा। नो, इट इज़ अ डायनेमिक वन विच मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम्स। सो विच इज़ मेनली कंसर्न विद द रूरल एरियाज। सो डायनेमिक प्रोसेस है ये रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल एरियाज़ के साथ ही कंसर्नड है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होना या चेंज होना ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर का ग्रोथ। सो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा तभी पूरी स्टेट डेवलप होगी, तभी पूरा कंट्री डेवलप होगा। पुटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वी हैव डिस्कस दिस इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस दैट वर बीइंग फेस्ड। सो इफ़ यू रिमेंबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम कर रहे थे तो हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस जब हम कर रहे थे तो हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे। जैसे फैक्टर क्या होते हैं जो रूरल डेवलपमेंट में विच कम एज अ ब्लॉक फॉर द रूरल डेवलपमेंट। सो वन ऑफ देम इज़ पॉवर्टी। People of the rural areas are more poor because of less assets they have. Lack of access to the markets में proper access नहीं है उनका। crop failure, they have a crop failure which means उनकी जो crops हैं वो जब भी ख़राब होती हैं तो their bad time starts, राइट। सीड्स, पेस्ट्स जो वो रखते हैं, पेस्टिसाइड्स उनको स्प्रे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पेस्ट जो क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, या प्रॉपर मॉनसून नहीं आता उसके कारण क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। दे आर ऑलवेज इन टू डेट ट्रैप विच इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक चैलेंज दैट दे फेस। देयर इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर लेस रोड्स, less transport facilities, even educational facilities are very less, right? They do not get proper finances, there is a lack of technical and conceptual skills जिसके बेस पे वो लोग नई चीज़ें सीख ही नहीं पाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स सबसे बड़ी उनको दिक्कत क्या आती है? डिस्ट्रेस। सो उनको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। व्हाट इज़ डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस सेल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सो डिस्ट्रेस सेल का मतलब है they have a produce, but because they need funds, so they have to sell their produce at a lesser rates than what is available in the market. This is what we call as distress sale, right? So migration हो रही है वहाँ से, their mental health is not improving much. So these are all the economic problems that are being faced by a rural फार्मर और अ रूरल इंडिविजुअल। देर इज़ लैक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी उतनी ग्रोथ नहीं है, एक दूसरे की हेल्प नहीं हो पाती। एजुकेशन स्कूल्स नहीं है, हायर लेवल स्कूल्स नहीं है, राइट। कॉलेजेस नहीं है, स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस, देन बिग हॉस्पिटल्स। सो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हो रही हैं। द पीपल इन द रूरल एरियाज ऑल्सो नॉट गेटिंग फेयर वेजेस, और उनको हाउस और हाउस की जो साइट्स हैं फॉर द लैंडलेस, ये सब दिक्कत आती है वहाँ पे। विलेज की प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन इज़ वेरी पुअर इन द विलेजेस, एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर, फंक्शनल लिटरेसी, काम करने के लिए जितना लिटरेट चाहिए उतना लिटरेट नहीं है वो लोग। देर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि वो उनको इमीडिएट पता लग जाता है कि मानसून है या लेस ऑफ मानसून है एंड दे कैन इमीडिएटली शिफ्ट देयर वर्किंग टू द अदर फैक्टर्स। दे कैन नॉट बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। सो रूरल डेवलपमेंट एक नेशनल नेसेसिटी है एंड हैज़ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है बिकॉज ऑफ आई डिस्कस्ड कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन विलेजेस, राइट। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज़ ओवर 50% इवन टुडे। प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है आज भी, जिसके कारण जो रूरल सेक्टर है उसका डेवलप होना इंडिया की डेवलपमेंट को शो करता है। रूरल डेवलपमेंट इज़ नीडेड। क्यों?
जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे एज होल इन टर्म्स ऑफ कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, टू डेवलप लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ रूरल पीपल. सो लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? उनका रहन सहन, उनका खाना पीने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका पर्सनल ग्रोथ, उनके बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ तभी ग्रो हो पाएंगी जब रूरल डेवलप होगा. टू डेवलप दी रूरल यूथ्स, जो गाँव में यूथ है, जो बच्चे हैं, जो वुमेन है, उनका डेवलप होना ज़रूरी है. दे शैल नॉट ट्रीट देमसेल्व्स एज दी बर्डन ऑन दी फैमिलीज़. अभी तक मोस्ट ऑफ दी विलेजेस में क्या हो रहा है कि एक एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, विच मीन्स पीपल आर सीन एज एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट. To develop and empower the human resources of rural areas in terms of their psychology. Human resources को empower करते हैं, वो develop करते हैं, psychology उनकी set करते हैं, उनका skill, उनकी जो नॉलेज है, उनका एटीट्यूड और उनकी एडिशनल एबिलिटीज़ को पावर इन करना ज़रूरी है. जब ये सारी चीज़ें पावर इन हो जाएंगी, दे कैन compete विद द आउटसाइड वर्ल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रूरल मास फॉर देयर डेवलपमेंट. जो रूरल एरियाज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं सब लोग, रूरल के लोग. सो उनको उनकी उन प्रॉब्लम्स को, डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है फॉर देयर डेवलपमेंट. टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ रूरल एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस, हमें कुछ ना कुछ मिनिमम फैसिलिटी एटलीस्ट देनी है रूरल के लोगों को इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ताकि वो साफ़ पानी पी सकें. कम से कम कुछ एजुकेशन तो वो अपने गांव में ग्रो करें, गेन करें. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या एग्रीकल्चर को छोड़ के जो बाकी सब चीज़ें गांव में प्रोड्यूस होती हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, ये सब चीज़ें भी तो सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, रोड नेटवर्क सब चाहिए. देर आर पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया, सो दे नीड द बेसिक रिक्वायरमेंट. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट. दे नीड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, राइट. सो टू डेवलप रूरल इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत, कोऑपरेटिव्स, जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, द बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट फैसिलिटीज़, राइट, ये सब चीज़ें इनको ज़रूरत है. रूरल इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. टू डेवलप रूरल इंडस्ट्रीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना इंडियन इकोनॉमी में कि पहले गाँव में हैंडीक्राफ्ट्स वॉज द मेन प्रोडक्ट दैट वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. वो तो फिर ब्रिटिशर्स ने आके इसको ख़राब कर दिया था. सो हैंडीक्राफ्ट्स आज भी ग्रो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द लेडीज़ देयर जो घर से बाहर नहीं आ पाती, वो एटलीस्ट घर में रह के हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू सेल कर सकती हैं एंड अर्न. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, रूरल क्राफ्ट्स, गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी बनती हैं. कोऑपरेटिव के थ्रू ये सब चीज़ें सेल होती हैं, राइट. लाइक देर आर शो पीसीज, डेकोरेशन आइटम्स, देन कुछ ऐसे एपरल्स हैं, जो कपड़े हैं जो बनते हैं गांव में, आज भी वो कपड़े बहुत अच्छे रेट्स पे सेल होते हैं बाहर. द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड अदर रिलेटेड इकोनॉमिक ऑपरेशंस इन दी रूरल सेक्टर, ये सब ग्रो करने ज़रूरी हैं. टू डेवलप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज. सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, राइट, फिशरीज़, ये सब कॉन्सेप्ट, सब चीज़ों को ग्रो करना ज़रूरी है. तभी कंट्री एज ए होल ग्रो हो पाएगा, जब हमारी विलेज इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी ग्रो होगी. अनकल्टिवेटेड लैंड है जो हमारी, उसको रिस्टोर करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना फार्मर्स को, ताकि वो इम्प्रूव्ड मीन्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, सॉयल कंजर्वेशन मेथड्स, ये सब यूज़ कर पाएँ. आप लोगों ने सुना होगा आजकल वो पराली वाला कंसेप्ट चल रहा है कि पराली नहीं जलानी, बट फार्मर्स को मोटिवेट करना और उनको फैसिलिटीज़ देना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम लोगों का भी काम है. जो लोग कर सकते हैं, द बिजनेस मैन, द कॉमन मैन, जो लोग कर सकते हैं, दे मस्ट गिव द सपोर्ट टू द फार्मर्स इन वन वे और द अदर, सो दैट दोज फार्मर्स कैन ग्रो और उनके ऊपर डेट बर्डन ज़्यादा ना पड़े. सो उसी से जितना हम अनकल्टिवेटेड लैंड को प्रॉपरली कल्टिवेट कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, उतना ही वो ग्रो करेंगे. टू डेवलप एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फॉर रूरल एरियाज़. एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं?
सो दैट उनका मेंटल आउटलुक ग्रो हो पाए। एंटरटेनमेंट का मतलब है प्लेग्राउंड्स हो गए, राइट, फॉर द एल्डरली मे बी फ्यू स्कीम्स जो एल्डरली जिसमें मेंटल अपने आप को कोऑपरेटिव बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, कोऑपरेशन के साथ बातचीत कर सकते हैं। फ्यू रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ रूरल मासेस में, जैसे कुछ रूरल एरियाज़ में जहाँ पॉन्ड्स होते हैं उसके आसपास गार्डन डेवलप हुआ है। आई हैव सीन कुछ जो गार्डन्स डेवलप हुए हैं वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरियाज़ हैं। सो इवन द एजड कैन गो देयर एंड सिट एंड लुक एट देयर चिल्ड्रन प्लेइंग। सो टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी ऑफ रूरल एरियाज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रूरल एरिया में जब तक एक प्रॉपर लीडर नहीं होगा ना, वो उस रूरल एरिया को एक विज़न नहीं दे पाएगा। अगर उस रूरल एरिया को विज़न ना हुआ तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ऐसा नहीं है कि गांव में मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। गांव में जितना भी प्रोड्यूस होता है, जो भी मैन्युफैक्चर वो लोग करते हैं या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो सारा का सारा आज भी मंडियों में चला जाता है। मंडियों में जाके जो मिडल मैन है, जो कमीशन एजेंट्स हैं, वो उसको बेसिकली वो फार्मर्स को हरास करते हैं, कम पैसे पे ख़रीदते हैं और ज़्यादा पैसे पे बेचते हैं, जिससे कंज्यूमर का भी नुकसान है और फार्मर का भी नुकसान है। सो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? रूरल मार्केटिंग, ऐसे कंसेप्ट्स लाने चाहिए जिससे फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को फाइंड करे और अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए। एंड टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज़ इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ अवेल्ड। सो जो भी उसका गैप है वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमाइज़ करे वो उस गैप को अर्बन और रूरल एरियाज़ में जितनी फैसिलिटीज़ वो दे पाता है उन फैसिलिटीज़ के साथ, राइट। अर्बन एरियाज़ में जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जितने भी लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। वाई? बिकॉज उनको सर्विसेज हैं, दे हैव द प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क, दे हैव द रोड नेटवर्क्स एंड सच अदर नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। बट such facilities, such services are not available to the rural areas. The urban areas have 24-hour electricity, which may not be possible in all the rural areas. So ये जो gap है ना अर्बन रूरल का, जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब भी तक माइग्रेशन भी नहीं रुक पाएगी। पीपल, दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल आर, particularly the youth is taking migration from the rural areas to the urban areas. So these are the factors जिसके थ्रू अगर हम ये सब चीज़ें इम्प्रूव कर देते हैं तो रूरल एरियाज और बेटर डेवलप हो पाएंगे। टू इम्प्रूव रूरल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशन एज ए होल, हमें पूछना चाहिए बार बार रूरल एरिया से, बिकॉज 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स देयर। हमारा जीडीपी भी 50% के आसपास रूरल एरिया से आता है। तो हम क्यों ना पूछें उनसे, हम उनको पार्टिसिपेशन के लिए क्यों ना बोलें? जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं होंगे तब तक स्टेट या नेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। To improve the scopes of employment for rural masses, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गाँव में ही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में तो एक बार आपने सीड सो इन कर लिया, उसके बाद 2-3 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। बट छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज टिल दे हार्वेस्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तब तक वो कॉटेजेस में और सच अदर थिंग्स में वो काम कर पाएँ, जिससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन और इम्प्रूव हो। फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, ऐसी चीज़ें जिससे गांव जो हैं वो सस्टेन रह पाएँ। दे मस्ट नॉट बिकम द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, राइट, जो शहरों में होता है। सो कंक्रीट एक लैंड ना बने, द नेचुरल फ्लोरा एंड फौना मस्ट सस्टेन देयर। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं रहें, रिसोर्सेज ग्रो करें रादर, राइट। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रूरल पॉवर्टी, जब तक रूरल पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक कंडीशन गाँव की सही नहीं हो सकती। हमें और ज़्यादा से ज़्यादा रूरल लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। जितने रूरल लोग एम्पावर होंगे उतना ही बेटर वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमी को, उतना ही बेटर वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इकोनॉमी में कौन सी चीज़ बेटर है, उनका फ्यूचर किस चीज़ में है, पास्ट में उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, फ्यूचर में कौन सी मिस्टेक्स उनको नहीं करनी है। सो दीज आर दी फैक्टर्स जिसके बेस पे जो ज़रूरत है, बेसिकली नीड है। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। सो लेट्स गो टू दी वीडियो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल मैन्योर से
जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाना। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको हम बोलते हैं? हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एन एग्रीकल्चरल मेथड दैट डज नॉट मेक यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम लोगों ने अक्सर नोटिस किया है या न्यूज़ में भी कई बार सुनते हैं, इधर उधर से न्यूज़ आती है हमारे पास कि आजकल पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है या केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। आप कितना मर्जी क्रॉप्स को वॉश कर लो खाने से पहले, यूज़ करने से पहले, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स होता ही है, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा कॉस्टली हो सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक के मैन्योर यूज़ करके फार्मिंग की होगी, बट दे आर 100% सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। So organic farming thrives on the benefits obtained from recycling and use of natural products. जो भी हम रिसाइकल करते हैं मैन्योर या नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, ग्रीन मैन्योर, biological pest control methods and special cultivating techniques are employed to maintain the soil productivity. सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बेस्ट मेंटेन करने के लिए इन सब मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? फर्स्ट, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली? एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब है जब हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, एक तो वो पानी में जाता है, जब वो वॉश होता है तो पानी में चला जाता है, और अगर हम उस पानी को दोबारा से रीयूज़ करते हैं उसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो वो हमारे अंदर चला जाता है। ये प्रोडक्ट को भी सेफ़ बनाता है, हैज़र्ड फ्री फूड देता है हमें। इट मेंटेन्स लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल को नुकसान नहीं होता, जो सॉइल के इंसेक्ट्स हैं जो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, जो हमारे लिए फेवरेबल इंसेक्ट्स हैं, वो इससे मरते नहीं हैं। एंड सूटेड टू ड्रॉट कंडीशंस। ड्रॉट कंडीशन जहाँ पानी कम है वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज़्यादा सूट करती है। लिमिटेशंस भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम एक स्टेट है सिर्फ सिक्किम की जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, और कोई भी स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करती है अभी तक। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग फार्मर्स को भी नहीं पता ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग दी प्रोडक्ट्स। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, वो कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं, और दे मे हैव सर्टन अदर क्वालिटी, अब बेटर क्वालिटी दो, बट लोगों को टेस्ट पुराने वाली क्वालिटी आई होती है। सो दैट इज़ वाई मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग कम होती हैं दैन मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग इन दी इनिशियल ईयर्स। जो एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू के ईयर्स में हम करते थे, उससे इनमें यील्ड कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं। मोर ब्लैमिशेस एंड शॉर्टर शेल्फ लाइफ दैन स्प्रेड प्रोड्यूस। वो स्प्रे करके ना उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन इसमें जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस कारण से इनकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो थोड़ी कम है। ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड कॉटन इन महाराष्ट्र, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड कॉटन इन महाराष्ट्र 1995 में किसान मेहता ऑफ प्रकृति एंड NGO था एक, फर्स्ट सजेस्टेड दैट कॉटन जो बिगेस्ट यूज़र ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स है, हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। 130 farmers have committed 1200 hectares of land to grow cotton organically on the International Federation of Organic Agriculture Movements standards. तो प्रोड्यूस को लेटर टेस्ट किया गया जर्मन अक्रेडिटेड एजेंसी ने, एग्रीको, एंड फाउंड टू बी ऑफ हाई क्वालिटी। देयरफॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सॉयल कंजर्वेशन इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसको बोलते हैं हम? दे प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना, वो जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो उनसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने 1000 दे दिया, 500 दे दिया, 5000 दे दिया, 2000 दे दिया। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करवाते हैं हर एक मेंबर से, इससे उनका इंटरेस्ट बना रहता है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं इनको। ये एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब है वो प्रोग्राम जो छोटे लेवल पे लोन्स देता है, उसको हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स
एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। सो पूल्ड मनी, यानी कि सब लोग जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, हर एक मेंबर जो थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करता है, ये पूल्ड मनी बोलते हैं इसको। सो इनसे क्रेडिट देते हैं टू दी नीडी मेंबर्स, जो मेंबर्स को ज़रूरत है, टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा वापस करते हैं एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी, अगर ये मनी लेंडर से पैसा लेते हैं तो मनी लेंडर तो करीबन 20% अ ईयर टाइप्स चार्ज करता है, 18% अ ईयर और मे बी 15% अ ईयर चार्ज करेगा। बैंक भी 8% के आसपास चार्ज करता है। सो ये जो लोग हैं ना माइक्रो क्रेडिट वाले, ये 3% 4% इस पे ये पैसा सारा दे देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, दैट इज़ हाउ इट रन्स। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अपनी मंडी जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान में चलती है, अपनी मंडी, ठीक है। जो फार्मर्स है ना, वो इस अपनी मंडी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ग्रो करते हैं, वो इस अपनी मंडी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं। जितने भी यहाँ के फार्मर्स हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, वो अपनी मंडी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपनी मंडी से ही सेल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं। हादसपुर मंडी ये पूना में चलती है, अपनी मंडी की तरह ही होती है ये, इसको हादसपुर मंडी बोलते हैं। रुथु बाजार आंध्र प्रदेश में चलता है एंड उजावर सैंडीज तमिलनाडु में चलती है। सबसे पहले हम अपनी मंडी के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट, अपनी मंडी क्या होती है? ये एक फार्मर्स मार्केट है जिसमें फार्मर्स के पास ऑटोनॉमी होती है और डायरेक्ट असेस होता है कंज्यूमर्स का। ये बेसिकली एक स्पेसिफाइड प्लेस पे जो फार्मर्स है वो अपने प्रोड्यूस लेके आते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। देयर इज़ नो मिडलमैन अपनी मंडी के केस में। हादसपुर मंडी क्या होती है? पुणे में जो हादसपुर मंडी है ना पुणे में, वो भी अपनी मंडी की तरह ही होती है। अदरवाइज़ ये एक इस तरह की मार्केट है जहाँ पे फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स में। ये अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें जो प्राइमरीली पुणे में या महाराष्ट्र के पुणे रीजन में पूरे में होती है। सो ये फार्मर्स मार्केट है जिसका एक स्पेसिफिक नेम उस एरिया में हादसपुर मंडी होता है। जो ये ऋतु बाज़ार्स है ना, ये भी एक तरह से फार्मर्स मार्केट है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होती है। ये रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये स्मॉल स्केल मार्जिनल फार्मर्स के लिए होती है जिनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, शॉर्टर स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स हैं। मेन ऋतु बाज़ार जो है वो फार्मर्स को हेल्प करता है टू ब्रिंग एंड सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। मिडल मैन इसमें भी मिसिंग होता है, इसको हम ऋतु बाजार बोलते हैं। उजावर सैंडीज तमिलनाडु में, जो उजावर सैंडीज होता है ना, ये तमिलनाडु में लगती है। ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने शुरू किया था टू प्रमोट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो इसमें है क्या? द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 सबसे पहले। सो जो भी ये संधाई, जो उजावर संधाई जो मंडी लगी थी, ये सबसे पहले मदुराई में लगी थी वहाँ पे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स थ्रू विच द फार्मर कैन गेट फुल प्रॉफिट विदाउट मिडल मैन और दी ब्रोकर्स। सो जब भी वो गवर्नमेंट पावर में आई, दे स्टार्टेड ऑफ दीज मंडीज, जिससे जो फार्मर थे वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाते थे to the general public, to the consumer who actually required it. ये जो भी मार्केट होती हैं ये मेंटेन्ड और रेगुलेटेड होती हैं तमिलनाडु स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड ऑन डे टू डे बेसिस। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग जैसे शुगर इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्री है, ये सब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। सो बेसिकली एग्रो प्रोसेसिंग हम बोलते किसको हैं? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो भी है ना, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मिला के, सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द हैंडलिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू मेक देम यूजेबल फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेस। बहुत सारी तरह की एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द फूड, फॉर फीडिंग, फॉर फ्यूल, फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इन सब तरह की एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। एग्रो प्रोसेसिंग का
फायदा क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव द स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टोरेज वैल्यू, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करती है, जिससे दे आर इजियर टू ट्रांसपोर्ट और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इससे इंप्रूव होती है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इवन फार्मर्स को भी हेल्प करती है उनकी नेट इनकम इंक्रीज करने में, एंड दे हैव कमांड for the increased prices or higher prices. They can seek in the higher prices for their products. It even creates the employment opportunities and generate new demand for the agriculture products. So कुछ agro processing industry units जैसे rice, dal mills, decorative units for groundnuts, seed plants, right? So ये सब इसके benefits हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? वंस अगेन, एक तो ये शेल्फ लाइफ इंप्रूव करती है, इट इंप्रूव्स दी शेल्फ लाइफ। जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है शेल्फ लाइफ इंप्रूव करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, देन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करती है, राइट, एंड इट इज एबल टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो कौन कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, ये सब कॉटेज, ये सब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। उसकी इंपॉर्टेंस, ज़रूरत क्या है रूरल डेवलपमेंट की, वाई रूरल, व्हाट रूरल डेवलपमेंट विल हेल्प टू द इकोनॉमी, व्हाट विल हैपन टू द जीडीपी, बेसिक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, वो सब हमने डिस्कस किया रूरल डेवलपमेंट में। अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रूरल एरियाज। सो बेसिकली हमें इन चीज़ों के लिए चाहिए क्या? सो एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ये होना चाहिए रूरल एरियाज में। कुछ इनिशिएटिव्स जो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ के लिए, वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलप करना ज़रूरी है, लैंड के रिफॉर्म ज़रूरी है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो भी डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जो भी विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनको और ज़्यादा बेटर डेवलप करना ज़रूरी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है, एंड कुछ एडिशनल स्पेशल मेजर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे फॉर दी रूरल डेवलप। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं हमें रूरल डेवलपमेंट में? 71% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इन रूरल एरियाज़। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 29% जो बैलेंस पॉपुलेशन है उनको तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन 71% जो रूरल की पॉपुलेशन है उन तक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। 29% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मोर देन 20 मिलियन पीपल इज़ बिलो दी पॉवर्टी लाइन। इतने लोग पॉवर्टी लाइन से, 200 मिलियन पीपल, 20 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। रूरल पॉवर्टी डिक्लाइंड एट 0.73% पर ईयर ओवर द पीरियड 93 से 2005 तक, डाउन फ्रॉम 0.81% इन 83 से 94। सो 1983 से 1994 तक 0.81% लोग जो थे, लेस देन 1% लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे थे। अब इसकी रेशो 0.7 है। सो जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बीपीएल नहीं रहे अब, राइट। सो वो रेशो पहले 0.81 थी, अब वो रेशो डिक्रीज होकर 0.73 हो गई थी। 46% ऑफ द रूरल चिल्ड्रन अंडर 5 साल से नीचे, 40% ऑफ द अडल्ट वुमेन एंड 38% ऑफ अडल्ट मैन आर अंडर वेट, कंपेयर टू 33, 25 एंड 26 फॉर अर्बन। सो अर्बन में सिर्फ 26% लोग हैं, 25%, 33% हैं, इनमें ये लोग अंडर वेट हैं, इतने सारे रूरल एरियाज़ में अंडर वेट हैं। 59% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 59% हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, राइट। क्रेडिट भी चाहिए फार्मर्स को टू परचेज इनपुट्स जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स या पेमेंट ऑफ वेजेस। इन सब के लिए उनको क्रेडिट चाहिए, फाइनेंस चाहिए। उनको एनिमल्स, प्लोज, पंप सेट्स या इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड करने के लिए कैश चाहिए। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए उनको फाइनेंस चाहिए। फॉर फुलफिलिंग देयर कंजम्पशन नीड्स, मीटिंग सम सोशल ऑब्लिगेशंस, क्लीनिंग ओल्ड डेट्स, क्लियरिंग ओल्ड डेट्स, राइट। सो
उनकी कंजम्पशन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, एंड ओल्ड डेट, पुराने जो उनके ऊपर लोन है उनको पे ऑफ करने के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब फंड्स की ज़रूरत तो पड़ती है, बट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया? वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, राइट? नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। अब ये कौन होती हैं? सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, सो रूरल मनी लैंडर्स, जो गांव में जो मनी लैंडर्स हैं, एंड बाकी के। सो प्रोफेशनल हैं कुछ मनी लैंडर्स, कुछ नॉन प्रोफेशनल मनी लैंडर्स होते हैं। और जो अदर्स कैटेगरी है, अदर्स में कौन कौन आता है? रिलेटिव्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एंड कमीशन एजेंट्स हैं, राइट? पॉजिटिव क्या है इनका? पॉपुलर हैं, वहाँ पे लोगों को पता होता है, जानते हैं, आसानी से आप उनको एक्सेस कर सकते हो, एंड दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द फार्मर्स और पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। नेगेटिविटी क्या है? बहुत हाई रेट पे देते हैं वो, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू द एक्सटेंट ऑफ गिविंग द लोन्स फॉर 1 year at 20%, वेयर बाय द बैंक्स ऑफर इट एट 7% ओनली। एक्सप्लॉइट करते हैं वो फार्मर को या एग्रीकल्चरल पीपल को। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट चीज़ें फुलफ़िल कर पाते हैं, बट उनके पास भी रिसोर्सेज बहुत ही कम है। वो कोई प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, एक बही खाता मेंटेन करते हैं, लेजर टाइप्स, जैसा वो कहते हैं, सिंस पीपल आर इलिटरेट, सो वैसे ही लोग करते जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं प्राइमरीली लोग। इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन कौन सी हैं? नाबार्ड, हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड के बारे में। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, एंड रीजनल रूरल बैंक्स। सबसे पहले नाबार्ड। सो नाबार्ड जो है बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जुलाई 1982 में शुरू हुआ था। काम क्या है नाबार्ड का? शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, तीनों तरह के लोन देता है नाबार्ड। शॉर्ट टर्म लोन्स क्रॉप की मार्केटिंग करने के लिए, मीडियम टर्म लोन्स रीफाइनेंसिंग किनको? टू दोज इंस्टीट्यूशन सच एज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो रूरल क्रेडिट देते हैं उन सबको मीडियम टर्म लोन देता है, रीफाइनेंस करता है। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स किसको देता है? 25 years एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करोगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो नाबार्ड उसके लिए लोन देगा। ये एपेक्स एजेंसी है प्राइमरीली फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रीजनल रूरल बैंक्स, दे आर सप्लीमेंट टू द कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स होते कौन? सो रीजनल रूरल बैंक्स प्राइमरीली वो बैंक्स हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करते हैं एंड कैटर प्राइमरी टू द रूरल सेक्टर, राइट? सो उनको हम रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हेल्प कैसे करते हैं? दे ऑफर द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको लोन्स देते हैं क्रॉप्स के अगेंस्ट, इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट, क्रॉप इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, राइट? गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स को रीजनल रूरल बैंक से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इवन एट टाइम्स दे ऑफर द ट्रेनिंग रिगार्डिंग फाइनेंस टू द फार्मर्स एंड अदर पीपल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं इन रूरल एरियाज़, उनको जो सपोर्ट आती है वो रीजनल रूरल बैंक से ही आती है। दे हेल्प इन द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, रूरल सेविंग्स प्रमोट करते हैं वो लोग। बहुत सारे एजुकेशनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, माइक्रो फाइनेंस के लोन्स, ये सब लोन्स जो हैं ये RRBs ही देती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स ही देते हैं प्राइमरीली टू दी रूरल एरिया पीपल लाइक फार्मर्स एंड सच अदर। ऐसा नहीं है ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं। ये उनसे रेगुलेटेड होते हैं, राइट? इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है क्रेडिट देना, लोन देना, फाइनेंस देना टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, आर्टिसेंस को और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। प्रोडक्टिव कामों के लिए ही ये लोन देते हैं। किसी के घर में शादी है तो उसके लिए ये लोन नहीं देते। टोटल बैंक्स 196 के आसपास हैं, टोटल ब्रांचेस 11,907 है, और ये सारी ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में ही हैं। हमने रूरल डेवलपमेंट में प्राइमरीली जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, जो अलग अलग चैलेंजेस, प्लस हमने जो इम्पोर्टेंस है रूरल डेवलपमेंट की, क्यों ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, राइट? ये सब डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे
हाउ टू एक्चुअली डेवलप द रूरल एरियाज़। हाउ टू एक्चुअली डेवलप द रूरल एरियाज़ में हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टुडेज वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारे स्टेप्स को मिला के बना है। मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खेतों से कंज्यूमर्स तक, फ्रॉम फार्म्स टू द कंज्यूमर्स। न्यूमरस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन डूइंग दिस। बहुत सारी एक दूसरे से कनेक्टेड एक्टिविटी इसमें होती है। जैसे क्या प्लानिंग करते हैं हम प्रोडक्शन की, फिर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग करते हैं हम, ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, distribution and then sale. So it involves lot of processes. When they are interconnected processes को हम integrate करते हैं, उसको हम agriculture marketing कहते हैं। Such activities cannot take place without the exchange of information and are often heavily dependent on the availability of finance. So आपको इन्फॉर्मेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा प्रोड्यूस किस सीज़न में होगा, हार्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोड्यूस कहाँ पे सेल होगा, कौन उसके बायर्स हैं, किस प्राइस पे सेल होगा, राइट। सो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ये सब चीज़ें हमें डिपेंडेंट होनी चाहिए। फाइनेंस का होना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। सो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग सिस्टम्स हमेशा डायनेमिक होते हैं। जो एनवायरनमेंट लास्ट ईयर था वो इस ईयर एनवायरनमेंट नहीं है। सो दे कीप्स ऑन चेंजिंग, दे आर कॉम्पिटिटिव एंड इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। कॉम्पिटिटिव होता है ये सारा एनवायरनमेंट, और इन्वॉल्व क्या करता है ये, कॉन्टिन्यूस चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। बार बार रेगुलर लेवल्स पे, रेगुलर टाइम्स पे चेंजेस को ये प्रेफर करता है, इन्वाइट करता है, और उन चेंजेस के साथ साथ इम्प्रूवमेंट का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग करने से ही रूरल डेवलपमेंट होगी। एग्रीकल्चर के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्या एस्पेक्ट्स हैं? वन रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। जो हम पैटर्न आज की डेट में मेंटेन करते हैं, उस पैटर्न की बजाय हमें कुछ और पैटर्न मेंटेन करना। एंड अदर रिलेट्स टू शिफ्ट ऑफ द वर्कर्स। जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने ज़रूरी हैं, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर से वो दूसरे अलाइड एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी और सेक्टर में इन्वॉल्व होने ज़रूरी है, वर्कफोर्स को शिफ्ट करना ज़रूरी है। नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज़ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। अगर अपने आजीविका को अर्न करने के लिए आप सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं, लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक्सक्लूसिवली इस पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क किस चीज़ का है? अगर किसी सीज़न में ड्रॉट हो गया, एक्सेस मानसून हो गई, फ्लड्स आ गए, या पेस्टिसाइड्स नहीं मिलने के कारण नुकसान हुआ, उन सब सीजन्स में क्या होगा? उन सब सीजन्स में जो फार्मर है उसको लाइवलीहुड अर्न करना मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क, इस इकोनॉमिक रिस्क को रिड्यूस करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, बट सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस, वो ऑप्शंस जो सस्टेन कर सकती हैं जो लाइवलीहुड है रूरल लोगों को, उन ऑप्शंस को चूज़ करने में हेल्प करता है। हम बोल तो रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इन रूरल एरियाज इज़ पॉसिबल। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? एग्रो प्रोसेसिंग, शुगर बनाने वाली इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना, राइट, एनिमल हस्बेंड्री, फॉर एग्जांपल काउ शेल्टर्स बनाने एंड सच अदर थिंग्स, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, राइट। ये सब अगर एक्टिविटीज़ साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो जो प्रोडक्शन है हमारी उसको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एफर्ट्स इन इवॉल्विंग टेक्निक विच आर इको फ्रेंडली आर असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो टेक्निक्स जो इको फ्रेंडली हों, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड यूज़ होते हों, उनको कर्टेल किया जा सके, राइट। सो व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, एंड नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? फॉर एग्जांपल
जैसे फॉसिल फ्यूल्स होता है, न्यूक्लियर फ्यूल्स होता है, ठीक है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड इन नंबर होते हैं एंड कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड नेचुरली, राइट। सो उनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। देन देयर आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज दैट कैन रीप्लेनिश देमसेल्व्स, अपने आप को दोबारा से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर कंज्यूम्ड, इवन कंज्यूम होने के बाद स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, राइट, ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा जिससे ऐसी टेक्निक्स हम डेवलप कर पाएँ जो इको फ्रेंडली हों एंड विच आर असेंशियल हों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री की। इट मीन्स टू प्रोड्यूस बाय मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स एज मेड बाय द लॉ एज इज कंप्लाइंग विद नेचर। सो इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो एज पर लॉ अलाउड भी हों और नेचर को कंप्लाई भी करें, नेचर के अगेंस्ट ना हो वो सब चीज़ें। जैसे एक एसोसिएशन बनी है तानवा करके, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, राइट, तानवा। इस एसोसिएशन का काम क्या है? इट इज़ अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन तमिलनाडु टू ट्रेन दी वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स के लिए उनको ट्रेन किया जाता है वुमेन्स को, राइट। इट इंड्यूसेस वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली की इनकम को इंक्रीज करने के लिए उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। किसी भी फार्म में वुमेन्स ग्रुप इन तिरुचिरापल्ली रन बाय एंथोनियामल trained women are successfully making and selling वर्मी कंपोस्ट एंड अर्निंग मनी फ्रॉम दिस वेंचर। सो वो वर्मी कंपोस्ट जो है वो कर रही हैं एंड पैसा कमा रही हैं। मैनी अदर फार्म वुमेन ग्रुप्स आर क्रिएटिंग सेविंग्स इन देयर ग्रुप बाय फंक्शनिंग लाइक मिनी बैंक्स थ्रू माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। बहुत सारे ऐसे फार्म में वुमेन के ग्रुप्स हैं जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम की तरह काम करती हैं, यानी कि थोड़े थोड़े लोन देती हैं, छोटे छोटे लोन देती हैं। विद द अकोमुलेटेड सेविंग्स जो वो इकट्ठा पैसा कर पाती हैं, दे प्रमोट स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जैसे मशरूम की कल्टीवेशन, सोप की मैन्युफैक्चरिंग, डॉल बनाना या अदर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को वो कर पाती हैं। Animal husbandry, the branch of agriculture that deal with the feeding, caring and breeding of domestic animal is called animal husbandry. Basically जहाँ animal रखे जाते हैं, buffaloes, cows and such other animal जहाँ रखे जाते हैं उसको animal husbandry बोलते हैं। Husbanding means to use a resource carefully and without waste. So animal farming or animal husbandry requires planning for domestic animals, shelter breeding, health disease control and proper economic यूटिलाइजेशन। आर डोमेस्टिक एनिमल्स या जिसको हम लाइव स्टॉक भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है? दोज एनिमल्स दैट आर रेज्ड फॉर फार्मिंग के लिए रेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल, काउ, बुल, ऑक्स, बफलोज, याक, हॉर्स, एस, गोट, शीप, कैमल, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में काम आते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप. Also, the growing awareness of the need for humane treatment of livestock has brought in limitation in livestock farming. Thus, livestock production also needs to be improved. जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरह मिल्क का, एग का, मीट का, इन सब की रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्टॉक फार्मिंग करने की, एनिमल हस्बेंड्री करने की बेसिकली ज़रूरत है। इसमें होता क्या है आजकल, क्या हो रहा है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं इन चीज़ों को लेके, उनकी नीड्स इंप्रूव हो गई हैं। सो दैट इज़ वाई एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा टफ हो गया करना, बट अदरवाइज इट इज़ एन अपकमिंग फील्ड। एनिमल हस्बेंड्री इज़ एन अपकमिंग फील्ड। सो जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं ना, लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करते हैं, 24% इनकी फार्मिंग होती है, 21% इनकी होती है, पिग फार्मिंग, hen farming, right, and 11% is others farming happens. Fisheries. Fishing community regards the water body as mother or provider. So fishing basically water bodies में ही होती है, तो water bodies consisting of sea, oceans, rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams etc. are therefore an integral and life-giving source for the fishing community. So सबसे important part होता है water, इनका water bodies, जहाँ इनको water bodies मिलती हैं वहाँ पे fishing is possible.
सो इंडिया में प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई इनको ग्रोथ की ज़रूरत है. द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हैज़ कम अ लॉन्ग वे. ऐसा नहीं है कि फिशरीज़ की डेवलपमेंट नहीं हुई, फिशरीज़ की डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है. टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 1.4% ऑफ द टोटल जीडीपी. कैन यू इमेजिन? फिश प्रोडक्शन से 1.4% जीडीपी का पार्ट है फिश प्रोडक्शन. स्टेट्स जैसे केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मैरीन प्रोडक्ट्स के. Next is horticulture. So blessed with a varying climate and soil conditions, India has adopted growing of diverse horticulture crops. Horticulture crops कौन सी होती हैं? जैसे fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal plants, aromatic plants, spices, plantation crops. So ये सब क्यों possible है? Because of अलग अलग तरह का climate, soil conditions ऐसी अच्छी हैं इंडिया की. सो ऐसा नहीं है इन क्रॉप्स में बेनिफिट नहीं है. दीज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन बिसाइड्स एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स. सो जो एग्रीकल्चर में एक्सेस लेबर है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हॉर्टिकल्चर से कवर हो सकती है. द पीरियड 91 से 2003 तक इज ऑल्सो कॉल्ड एन एफर्ट टू हेराल्ड अ गोल्डन रेवोल्यूशन. ये रिमेंबर प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन. दिस इज गोल्डन रेवोल्यूशन. Because during this period, the planned investment in horticulture became productive and the sector emerged as a sustainable livelihood option. Other alternative livelihood options, IT has revolutionized many sectors in the Indian economy. There is broad consensus that IT will play a critical role in achieving sustainable development and food security in the 21st century. It has also a positive impact on the agriculture sector as it disseminates information regarding emerging technologies, its applications, prices, weather and soil conditions for growing डिफरेंट क्रॉप्स. सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. क्यों? क्योंकि ये डिससेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को. किस चीज़ का? रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. वो टेक्नोलॉजीज़ जो नई निकल के आ रही हैं, जो एमर्ज होके आ रही हैं, और उनका एप्लीकेशन क्या है, किन प्राइसेस पे मिलेंगी, वेदर कैसा है, सॉइल कंडीशंस कैसी हैं फॉर ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप्स. ये सब IT सेक्टर हेल्प करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज़ अशर्ड इन अ नॉलेज इकोनॉमी. IT sector has created through softwares a knowledge sector. So knowledge economy create हुई है. This is 1000 times more powerful than the industrial revolution से बहुत ज़्यादा powerful है. So